अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है रिव्यू एक्सरसाइज 27 करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको ना सिर्फ ये एमसीक्यूज़ समझ में आ जाएंगे बल्कि इन एमसीक्यूज़ के क्या लॉजिक हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और फिर जो बात हैं वो दौरान वीडियो कर लेंगे, यानी ड्यूरिंग द वीडियो कर लेंगे। अच्छा, तो देखो भाई, मैं एमसीक्यूज़ का जो सोल्यूशन है यानी इसका जो सोल्यूशन है वो इधर लिख दूँगा और बाकी इसको एक्सप्लेन इस तरफ कर दूंगा ताकि आपको इसका सोल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ में आपसे कहा जाता है इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो देखो, आप ये नहीं करो कि पूरा एमसीक्यूज़ एक ही साथ पढ़ लो, पहले तोड़ तोड़ के जो है वो पढ़ो, मतलब क्या बातें बताई जा रही हैं उसको अलग अलग कर लो। कभी भी आपने इस तरह से कोई काम किया है या इस तरह से कोई खाना पकाया है कि सब कुछ एक ही साथ डाल दिया और खाना पक गया? हलीम भी इस तरह नहीं बनता, उसमें भी अगर आपको बनाना हो तो पहले एक चीज़ डलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है ना। तो कभी भी ऐसा कोई सालन नहीं बनाते होंगे जिसमें सब एक साथ डाल दिया और बन गया, नहीं बनता। कुछ डिशें बनती भी होंगी लेकिन हर डिश नहीं बनती। तो इसी तरह से जब भी आपको कोई सवाल मिले, एमसीक्यूज़ मिले, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसको तोड़ लो, हिस्सों में तोड़ लो और जितना बेहतर हो सके उसे समझने की कोशिश करो और फुल जो है उसके मायने निकालो। तो देखो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, आज सर्कल को कह रहे हैं तो मैं एक सर्कल पे तो श्योर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये अंडा बना है लेकिन सर्कल कंसीडर करना, सर्कल तो नहीं है, ये अंडा है, ठीक है। तो ये मुर्गी का अंडा बन गया था, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको क्या कह रहे हैं, अ कॉर्ड। अ कॉर्ड, आ किस लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए ना, तो एक कॉर्ड है। तो उस कॉर्ड को आप चाहो तो ऊपर बना लो या नीचे बना लो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डायमीटर पे नहीं बनाना क्योंकि कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। तो ये आ गई आपके पास कॉर्ड, ठीक है, CHORD, ये आ गई आपकी कॉर्ड। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पता है कॉर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60। अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60, तो मैंने ग्रुप पे पहले ही भेज दिया था कि सेंट्रल एंगल आपके पास क्या होता है, मैंने ग्रुप पे पहले ही बता दिया था। तो आपने इस कॉर्ड को सेंटर से मिलाया और इस कॉर्ड के दोनों हिस्सों को सेंटर से मिलाया, क्योंकि आपको पता है ना, कॉर्ड जो है वो सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट्स को टच कर रही होती है। कॉर्ड जो है वो सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट को टच कर रही होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉर्ड को जो है वो मिला दिया, मैंने कॉर्ड को आपस में मिला दिया ताकि अच्छी तरह से हमारा हो सके। तो ये ए है, ये बी पॉइंट है, सिर्फ ये पहला डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद सब इसी पे बेस करता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ना सेंटर पर, उसे बोलते हो आप सेंट्रल एंगल। याद रहेगा ये बात। अगर यही चीज़ ऊपर बना दूँ, मतलब ऐसे करके बना दूँ, यहाँ पर ये कॉर्ड बना दूँ और ये कॉर्ड को मैं सेंटर से, कॉर्ड के दो एंड को सेंटर से मिला दूँ, तो फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये आपके पास क्या होगा, सेंट्रल एंगल। और अगर इसी चीज़ को मैं उल्टा कर दूँ तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये मसला नहीं है। अच्छा, अब सेंट्रल एंगल आपके पास कितने का है, 60 का है। ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल की क्या वैल्यू है, 60 है। अब आगे कहते हैं, देखो यहाँ तक तो हमने पूरी कंडीशन बना ली। देन द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। अब देखो, रेडियल सेगमेंट क्या होती है, ये जो लाइन आपके पास यूं कर कर आ रही है ना, ये रेडियल सेगमेंट है आपके पास, जो यहाँ पर सरकमफेरेंस से मिल रही है और यहाँ पर कॉर्ड से मिल रही है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ये लाइन कॉर्ड से मिल रही है, यहाँ पर ये लाइन जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से मिल रही है। इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के पॉइंट, मतलब उसके जो बाउंड्री है उससे मिल रही है। अब इस पॉइंट को नाम दे दो D, इसको E। तो अब आपने बताना है ये जो रेडियल सेगमेंट है, रेडियल सेगमेंट ये जो है वो कॉर्ड से क्या एंगल बना रही है, यानी कॉर्ड के क्या है, ये पैरेलल है। आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर है, नज़र आ रहा है ना। तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो पहले का जवाब था आपके पास B, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर B, ठीक है। तो पहले का जवाब आपका आ गया परपेंडिकुलर B। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, एन आर्क सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, यानी एक आर्क है आपके पास। अच्छा, सेंट्रल एंगल आपके पास क्या है, 45 का। देन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड विथ सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। तो देखो भाई,
यही चीज़ है, यही सेम सर्कल बनेगा, ठीक है, यही सेम चीज़ है। ये आपके पास आ गया सर्कल, ये फिर अंडा बन गया है। अंडा जो है ना वो सर्कल नहीं होता, ये याद रखना। ये आपके पास आ गया सर्कल, सर्कल में आपने बना दी आर्क ए बी, इसे ए पॉइंट बोल दिया, बी पॉइंट बोल दिया। अब इस ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से भी मिला दिया, तो याद रखना ये ए बी है, ये क्या बता रही है, ए बी आपके पास कॉर्ड है। ये जो आपके पास टर्म है ये क्या बता रही है कि ए बी आपके पास कॉर्ड है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं लिख दूं एंड ए बी और इस तरह का सिंबल बना दूं कर्व, तो ये क्या बता रही है आपको कि ए बी आपके पास कर्व है। ये बता रही थी कॉर्ड है, ये बता रही थी आपके पास आर्क है। कर्व मीन आर्क होती है ना आपके पास, ये आर्क है, ए बी आर्क है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गोलाई वाला डिस्टेंस, और ये ए बी यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये है आपके पास कॉर्ड। कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होती है, कॉर्ड कर्व नहीं होती। अच्छा, तो आपको इन्होंने कहा है एन आर्क सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, तो आर्क पर जो है वो सेंट्रल एंगल बन रहा है। मैंने कहा था ना सेम ही चीज़ है, बस आर्क नहीं थी उसमें। अब सेंट्रल एंगल बन रहा है 45 का, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितने का बन रहा है 45 का। देन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड विद द सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, तो आपके पास कॉर्ड पर क्या एंगल बन रहा होगा। तो देखो भाई, जिस पॉइंट पर आपके पास रेडियस ए को टच कर रहा है उसी पॉइंट पर, मतलब वही आपके पास कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट भी है और कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। जिस पॉइंट पर आपके पास ये जो रेडियस है ओ से लेकर बी तक का, जिस पॉइंट पर ओ से लेकर, और याद रखना ओ से लेकर ए, ओ से लेकर बी सेम है क्योंकि ये रेडियस है, तो जिस पॉइंट पर ये ओ आपके पास बी को टच कर रहा है वही पॉइंट बी आपके लिए कर्व का यानी आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट भी है और कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो सेम पॉइंट है हमारे पास कर्व के लिए और सेम पॉइंट है कॉर्ड के लिए, ए और बी दोनों सेम पॉइंट है ना, तो यानी एंगल भी जो है वो दोनों के लिए सेम होगा। देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कर्व का यानी आर्क का ये है और एंडिंग पॉइंट आर्क का ये है, या उल्टा मान लो, इसको उलट कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट आर्क का ये है और एंडिंग पॉइंट आर्क का ये है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉर्ड का ये है, एंडिंग पॉइंट कॉर्ड का ये है, तो एंगल दोनों के लिए एक ही होगा क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल 45 ही आएगा कॉर्ड के लिए भी। यानी इन्होंने कहा था कि आर्क के लिए हमने एंगल दे दिया है आपको 45, तो कॉर्ड के लिए क्या होगा, तो हमने कह दिया कि भाई कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी मिलती जुलती कॉर्ड के लिए एंगल भी 45 ही होगा। तो यहाँ भी 45 आ गया, ये भी हमारे पास, ठीक है, बी आ गया हमारे पास। अच्छा, अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसमें ना डायग्राम्स बहुत हैं, समझाने वाला काम बहुत है, वरना मैं डायरेक्ट करा दूंगा तो फिर तो आपको सोल्यूशन बुक के पीछे से भी मिल जाते, फ़ायदा नहीं होता ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, अ पेयर ऑफ कॉर्ड, पेयर है कॉर्ड का, यानी एक कॉर्ड नहीं है, दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये आ गई, एक कॉर्ड ये आ गई, और ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल आपके पास एक ही है, आ सर्कल का है ना, सबटेंडेड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल। अच्छा, अब सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अगर वो 60 है तो नीचे भी जो एंगल बन रहा है वो भी 60 है। तो याद रखना, अगर आपके पास एंगल सेम है, ये कॉट ए से लेके बी है और ये कॉट पी से लेकर आर है, ठीक है, तो अगर आपके पास सेंट्रल एंगल ए बी के लिए सेम है और सेंट्रल एंगल पी आर के लिए भी सेम है, तो कॉर्ड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। याद रखना, अगर ये ओ पॉइंट है, अगर आपके पास पी ओ आर वाला एंगल बराबर है ए बी ओ के, तो आपके पास कॉर्ड भी बराबर होंगी, यानी आपके पास ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और पी से लेके आर तक का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, याद रहेगी ना ये बात कि अगर यहाँ पर सेम एंगल बन रहा है और यहाँ भी, तो आप एक बात देख ही सकते हो ना, अगर देखो आपके पास 60 का एंगल है, ये ऐसे खुल रहा है, देखो ऐसे खुल रहा है, ये 60 का एंगल है ना, ऐसे खुल रहा है,
तो जब दोबारा 60 का खोलोगे तो भी वो ऐसे ही खुलेगा। तो अगर 60 का एंगल यहाँ पर ऐसे खुल रहा है कि इसका डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो जब दोबारा 60 का एंगल खोलोगे तो भी आपके पास 5 सेंटीमीटर ही नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी देख के बात समझ में आ रही होगी कि अगर सेंट्रल एंगल सेम है तो कॉर्ड्स भी सेम होंगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लिखा हुआ आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी एक जैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। कॉन्ग्रुएंट पे थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, आप लोग जो है ना इसको लिख लीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट आपके पास आ रहा है सी में। ठीक है, नॉन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो अगला आ जाता है, उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें भी जवाब कॉन्ग्रुएंट आएगा। द आर्क अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। तो द आर्क अपोजिट, आर्क के अपोजिट एंगल बन रहा है टू सेंट्रल एंगल्स, यानी दो सेंट्रल एंगल हैं और दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। वही सेम बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ये भी है। ठीक है, अच्छा 5 पर आ जाता है। 5 में आपको एक छोटा सा जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए। अब फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है आपके पास, जो भी आपको वैल्यू दी हुई हो, यानी जो भी आपको जो है इन्होंने जो कॉट की वैल्यू दी हुई है, यानी ये सी कॉट के लिए, उसको डिवाइड कर दो 2 से, इक्वल टू आर साइन। अब ये थ्योरम ना आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए मैं इसका सोल्यूशन तो कराऊंगा। तो जो भी एंगल दिया हुआ है, जो भी थीटा दिया हुआ है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला है, इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर तो आपको पीछे से मिल जाएगा, लेकिन इसका ये फार्मूला वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ इस बुक के अंदर। अब ये इसी तरह से हो जाती है बात कि आपको जो है वो पूरे शहर में बिरयानी की रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, बिरयानी हर जगह मिल रही होगी, है ना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी बस वही सीन है। तो ये है। अब देखो कॉर्ड की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है, यानी जो कॉर्ड की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। अब कॉर्ड क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किस तरह की दिखती है ये भी देख लो, ऐसी ये कॉर्ड होती है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर है। देखो 6 सेंटीमीटर है तो अब यहाँ 6 पुट कर देंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं और एंगल आप और सेंट्रल एंगल, ये वाला जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल है, तो थीटा सी लिख लो। ठीक है, और ये आपको गिवन कर दिया है इन्होंने 60। अच्छा, तो ये डिवाइड कर दो, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है। ठीक है, 2 के टेबल में, और ये आर और ये साइन। अच्छा, ये भी डिवाइड कर दो, ये 2 के टेबल में अगर हो तो 30 पर आएगा, ये 1 पर आएगा। तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, 30 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। सही, इसको भी छोड़ो 30 को, इसको देख लो पहले। अच्छा, पहले साइन 30 ले लो। अभी एक गलती हो जाती है, वो 30 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 30 थीटा है। थीटा को ऐसे आप इधर उधर नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया था, बच्चों के शायद दिमाग में ना रह जाए। तो ये साइन 60 है और उस तरफ आपके पास 2 है, तो आप 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा डिवाइड नहीं करा सकते। आपको पहले साइन 60 सॉल्व करना पड़ेगा, याद रहेगी ना ये बात। तो इसी तरह से पहले मैंने साइन 30 सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैथ का ये रूल तो हमें शुरू से याद है। तो ये आपके पास आर आ गया, डिवाइड करो 3 को 0.5 से, तो आपके पास आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है। रेडियल सेगमेंट का मैंने बहुत जगह पे यूनिट स्क्वायर में भी लिखा हुआ देखा है, लेकिन ये सेंटीमीटर में लिखा है तो मैं भी सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ। ठीक है, वरना फिर बाद में आप लोग पूछोगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं हुआ है। ये सोल्यूशन है इसका, देख लो, लिख लो इसका सोल्यूशन। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी तेज़ जा रही है आज। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज़ ऑलवेज। अच्छा, इसमें आएगा डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट। ये थ्योरम है असल में बेसिकली, कि अगर आपके पास जो है वो कॉर्ड की लेंथ जो है, मतलब जो कॉर्ड मतलब तो सेंट्रल एंगल है वो 180 का है। सेंट्रल एंगल अगर आपके पास 180 का है और रेडियल सेगमेंट आपको जो है उन्होंने दिया हुआ है 2, तो उसको अगर आप 2 से दोबारा डबल कर दोगे, यानी 2 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो डबल हो जाएगी, जो भी चीज़ होगी उसका डबल कर दोगे आप। डबल कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये हैं, मैं बोलूँ इसे डबल कर दो, तो क्या करोगे?
इसमें 10 रुपये और ऐड करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो फिर 10 में 10 ऐड कर लो, या फिर आप जो है वो सीधा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, डबल। तो रेडियल सेगमेंट जो भी होगी आपके पास, अगर उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास डबल ऑफ रेडियल हो जाएगा। ठीक है, तो DOUBLE डबल ऑफ रेडियल, DIAL रेडियल सेगमेंट। डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट किधर लिखा हुआ है? डबल ऑफ रेडियल सेगमेंट आपके पास C में लिखा हुआ है। ठीक है, C। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना 7 की तरफ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ कॉट की लेंथ आपको यहाँ पे दी हुई है। अब देखो मैं लिखता भी बनाता भी जाता हूँ डायग्राम, ताकि डायरेक्ट कॉट बोले ना, यानी ये लाइन और ये स्माइल करता हुआ फेस। द लेंथ ऑफ अ कॉट एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब ये कंडीशन पूछ रहे हैं, अब इसे मिटा देते हैं कि अगर आपके पास कब ऐसा होगा कि रेडियल सेगमेंट यानी ये लाइन, ये रेडियल सेगमेंट और कॉट कब बराबर आएंगी। तो देखो, जब आपके पास एंगल 45 का बन रहा होगा तो आपके पास ये चीज़ें नहीं, 45 नहीं 60, जब एंगल आपके पास 60 का बन रहा होगा, 45 नहीं 60, जब यहाँ पर एंगल आपके पास 60 का बनेगा ना, तो A से लेके B तक की कॉट और O से लेकर C तक की, A से लेके B तक की कॉट और O से लेके C तक का रेडियल सेगमेंट आपके पास बराबर आएगा, यानी सेम लेंथ की वैल्यूज़ निकलेंगी। जो वैल्यू कॉट की आ रही होगी वही वैल्यू रेडियल सेगमेंट की आ जाएगी। तो 60 इज़ अ राइट आंसर। तो देखो, इसमें एक मज़े की चीज़ हुई हुई है, वैसे मैंने तो यहाँ सही लिखा था, लेकिन मैं भी इस गलती को दोहराऊंगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। 7 नहीं है 7 गायब है, पेपरों में ऐसे मज़े नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहीं तक के लिए हैं। 7 नहीं दिया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट 6 के बाद 8 लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने भी 8 लिख दिया उसको, ताकि पहले तो सही कर दिया था, लेकिन अब दोबारा उसको मैंने भी 8 कर दिया, ताकि जो बच्चे मैच करें ना उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क। अच्छा देखो, यही सेम सर्कल और कॉर्ड वर्ड ये सब दोबारा आएगा। अब आर्क की बात कर रहे हैं, ये एक आर्क हो गई, ये दूसरी आर्क हो गई। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ A, इसको मैं बोल रहा हूँ B, इसको मैं बोल रहा हूँ P, इसको मैं बोल रहा हूँ R। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास AB हो गया, और ये आपके पास कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है, और ये PR हो गया, सेंट्रल पे एंगल आ गया। इसको मैंने मिला दिया आपस में ताकि एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए। ठीक है, इसको यहाँ से भी मिला देंगे ताकि ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए। याद रहेगी ना, ये आर्क है, ये आर्क है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल आपके पास जो है वो इफ़ 1 आर्क मेक अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30, इनमें से 2 में से एक आर्क जो है ना 30 का एंगल बना रही है, लेकिन एक कंडीशन और भी दी है कि दोनों आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना, आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, कह रहे हैं 2 आर्क हैं, सर्कल एक है, लेकिन दोनों आर्क जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, दोनों आर्क क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सेम वैल्यूज़ की हैं। जो वैल्यू इस आर्क की आ रही होगी वही वैल्यू इस आर्क की भी आ रही होगी। तो यहाँ लिख दो PR वाली आर्क बराबर है AB वाली आर्क के, और एक आर्क का एंगल आपको दिया हुआ है, उसमें से कह रहे हैं इफ़ 1 आर्क मेक अ सेंट्रल एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है 30। अब याद रखना, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अगर एंगल सेम है तो आर्क भी सेम होंगी, अगर आर्क सेम है तो एंगल भी सेम होंगे। जब भी ऐसा हुआ है तो दूसरा भी आपके पास 30 का ही बनेगा। तो दूसरा एंगल जो दूसरा एंगल बनेगा ना दूसरी आर्क के लिए, वो भी आपके पास 30 का ही आएगा। ठीक है, अच्छा डायमीटर, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोगों ने खुद भी कर लिया होगा। अभी ज़रा वो नहीं है, डस्टर रखा हुआ है तो आज से काम चला लेता है। तो भाई ये आ गया आपका सर्कल। डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू डैश पार्ट। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं आपको मतलब डायग्राम दिखाता हूँ, आप मुझे बताओ। ये मैंने डायमीटर बना दिया, तो डायमीटर ने सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4, 5, 2, 3, 4 या ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सब। तो देखो भाई साफ नज़र आ रहा है कि डायमीटर ने सर्कल को 1 और 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा हिस्सा हो गया।
तो डायमीटर ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये इसकी खासियत है। 2। आओ इसको चेक करते हैं कि हमने सारे MCQ सही किए हैं या गलत किए हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। अच्छा, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा, आपके सामने ही चेक करूँगा तो आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई सर ठीक कर रहे हैं, सर ने गलती नहीं की है। अच्छा 27.1 था ना, यानी रिव्यू एक्सरसाइज थी उसकी। तो पहले में मैंने लगाया B लेकिन है C। नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, B ही है, कंफ्यूज नहीं हो। पहले में B, अच्छा दूसरे में गड़बड़ आ गई, दूसरे में कह रहे हैं C आना चाहिए। तो आओ देखते हैं दूसरे में C आएगा या नहीं। अच्छा, एक हमने मसला कर दिया, हमने लिखा तो सही है 45, लेकिन हमने उसको B कह दिया, वो C ही है, मतलब लिखा सही है, हमने ये गलती कर दी। तो देख लो, चले जाओ ऊपर की तरफ। इस तरह की गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं अक्सर, लेकिन अब ये सही है। ऐसा नहीं है हमने लॉजिक से करा था, करा बिल्कुल ठीक है, करने में कोई गलती नहीं हुई है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको हुआ क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बराबर में आ भी रहा होगा, बराबर में देखो ये आ गया, ये आ गया। देखो 45 किस पर है आपके पास, ये रहा 45 है आपके पास, C है ना, C है ना, मैंने वहाँ लिख गलती से B दिया। तो यानी हमने किया तो ठीक तक, हमने गड़बड़ उसमें नहीं की है, हमने बस ABC लिखने में गलती कर दी थी। अच्छा दूसरे में भी गलती नहीं है शुक्र भाई, तीसरे में मैंने तो पता कितनी गलतियाँ हो गई, फिर तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। चौथा B है, पाँचवा B है, और छठा C है, सातवां लिखा हुआ है, बेसिकली ये आठवां कह रहे होंगे है ना, क्योंकि सातवां तो इन्होंने दिया हुआ ही नहीं था। तो याद रखना सातवां स्किप है, तो इनका जो सातवां है ना वो बेसिकली आठवां ही है। तो ये A कह रहे हैं हमारे को सातवें का, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं दिया हुआ था, तो इनका सातवां हमारा आठवां होगा। और D है, A है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सारे सही थे, बस थोड़ी सी हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी कि उसको B लिख दिया था मैंने C के बजाय। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर